हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने रिक्शा क्लासिफाई सेंसर में। आज का टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। और जो पीछे हम लोग बोहर्स मॉडल पढ़ के आ रहे हैं, बोहर्स मॉडल में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकाला, फिर इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल रेडियस है उसको फाइंड आउट किया गया। और बोहर्स मॉडल में हमने देखा था कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा कक्षा में चक्कर लगा रहा है। और उस चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है उसी को आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो कि अपने आप में न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे आपके। तो आइए देखते हैं क्या है इसका एनर्जी का कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं। तो आप जानते हो कि कोई बॉडी जो होती है उसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो आपका उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, या फिर पोटेंशियल, या फिर दोनों हो सकते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों। किसी बॉडी का जो टोटल एनर्जी होता है वो इन्हीं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम के बराबर होता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, गति कर रहा है ना। तो आप जानते थे कि जो वस्तु गति करती है तो उसके कारण जो एनर्जी होती है उसके अंदर वो क्या होती है, उसकी गति ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो किसी भी बॉडी का जो पोजीशन होता है स्पेशल, उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी आती है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो क्या हमारे इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वो दोनों ऊर्जाएँ हैं, और अगर दोनों ऊर्जाएँ हैं तो किस प्रकार से हैं, या फिर केवल इलेक्ट्रॉन के पास केवल काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो नाभिक के चारों क्या है चक्कर लगा रहा है। तो उसको समझने के लिए बनाया छोटा सा डायग्राम। हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे तो पूरा हम लोग का इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये आपका बीच में नाभिक है। नाभिक में अगर प्रोटॉनों की संख्या बात करें तो क्या है, जेड हो सकती है। अब जेड इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है आपका। अब यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि आपका जो कोषों की संख्या 1 2 3 4 ऐसे आपका कोषों की संख्या हो गया, या फिर के एल एम एन भी हो सकता है। और ये पहले कोष की बात करें, नाभिक से दूरी क्या उसकी r1 है, या फिर कह सकते हैं पहले अगर कोष पे कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसका ऑर्बिटल जो रेडियस होगा क्या हो जाएगा r1। अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका ऑर्बिटल जो ऑर्बिट उसका रेडियस होगा वो क्या होगा r3 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई अगर nवें ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा हो कोई इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए जो एटॉमिक रेडियस हो जाएगी उसकी, एटॉमिक रेडियस नहीं, उसका जो ऑर्बिट रेडियस है उसका कक्षीय त्रिज्या जो होगी उसकी कितनी हो जाएगी, rn हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, किसी भी कोष में हो सकता है, मैंने समझाने के लिए बस इसको बाहर लगा दिया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कैसा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में रखा है इस बाहरी कोष में, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। और आपका जो प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर उन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो अब हम लोग ये समझे वाली बात कि क्या आपका जो इलेक्ट्रॉन है और जो नाभिक है, क्या उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का बल कार्य कर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल कार्य कर रहा होगा, क्योंकि नाभिक का आवेश तो प्लस है और इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा है, माइनस है। तो प्लस और माइनस आवेशों के बीच में क्या है, आकर्षण बल काम करता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपका नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों के विपरीत आवेश होने के बाद भी उन इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नाभिक के पास नहीं जा पा रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाभिक, क्या इसका मतलब ये है कि नाभिक से फोर्स नहीं लगा रहा है क्या नाभिक इस पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगा रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं जा रहा है, नहीं। तो दोस्तों इस नाभिक बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स को हम लोग कुलामी फोर्स बोल सकते हैं। जो आपका वैद्युत बल है उसको बोलेंगे वैद्युत बल लग रहा है। आपका नाभिक इलेक्ट्रॉन पे लगातार फोर्स लगाए हुए हैं, और उसी फोर्स की वजह से क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है ना। जो गति हो रही है इलेक्ट्रॉन की चारों तरफ वो क्या उसी फोर्स की वजह से हो रही है। आपने कभी धागे में कोई पत्थर बांध घुमाया होगा, ठीक है ना। तो जब तक आप हाथ से उस पर बल लगाए रखते हो तब तक तो पत्थर क्या है, घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हाथ से बल लगाना बंद कर दोगे वो पत्थर क्या है, घूमना बंद हो जाएगा। इसका मतलब आप थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़े होंगे, वृत्तीय गति में, तो आपने पढ़ा होगा कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर तभी गति कर सकती है जब उस वस्तु पर क्या है, दो प्रकार के बल लगे हों, दो प्रकार के बल लगे हों। एक बल होता है जो नाभिक की ओर यानी कि केंद्र की ओर लगा होता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं हम लोग। और एक फोर्स जो होता है आपका जो वृत्त के केंद्र से दूर बाहर की तरफ होता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। तो एक अभिकेंद्री बल है और एक क्या है, अपकेंद्री बल है, ठीक है। हमारा बॉडी क्या है, गति कर रहा है, न ये इधर जा रहा है न अंदर जा रहा है, अपने निश्चित पथ पे लगातार घूम रहा है। इसका मतलब कि इसके ऊपर जो बल लगे हुए हैं बल कैसे हैं, संतुलन की अवस्था में है, अर्थात दोनों बलों का परिमाण क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखिए हम लोग, तो यहाँ पे एरो दिखा रहा है कि एक फोर्स क्या है अंदर लग रहा है, एक फोर्स क्या है बाहर, ठीक है। बाहर वाले फोर्स को आपने बोला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। पीछे पढ़ के आ रहे हैं हम लोग भी, ठीक है ना। बहुत मॉडल में पढ़ा हम लोगों ने कि जो बाहर की तरफ अपकेंद्री बल लगता है उस अपकेंद्री बल का मान कितना होता है, mv²/r होता है। और जो सेंटर की ओर यानी कि नाभिक की ओर जो बल लग रहा है
उसको लोग बोलते हैं अपकेंद्री बल, या फिर उसी को बोलते हैं कुलामी बल। क्या बोलते हैं? कुलामी बल। तो आपका इलेक्ट्रॉन अगर निश्चित कक्षा में चक्कर लगातार लगा रहा है, निश्चित पथ पर गति करता रह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही बल क्या होंगे आपस में बराबर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, दोनों क्या होंगे आपस में सेम होंगे, बराबर होंगे। और दूसरी बात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा गति में अवस्था में है, तो जाहिर सी बात है अगर ऊर्जा की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। इलेक्ट्रॉन जो गति है, गति के कारण क्या होगा? गति के कारण क्या होगी? उसके पास गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी उसके पास। ठीक है, अच्छा, गतिज ऊर्जा समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। अगर हम लोग उसके स्थितिज ऊर्जा की बात करें, क्या उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा भी होगी? तो स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं पहले, क्या उसका कहानी है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का नाभिक का इलेक्ट्रॉन है। सपोज दैट आपका नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण काम किया और दोनों बिल्कुल क्या हो गए? पास हो गए। तो दोनों पास हो जाएंगे तो एटम का सूत्र क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड मॉडल में। तो हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर इस प्रकार तो है नहीं। हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक से कुछ दूरी पे क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो आपसी इंटरेक्शन हो रहा है ना, प्लस और माइनस आवेश के कारण, उस इंटरेक्शन के वजह से आपके इलेक्ट्रॉन में क्या है? एक एनर्जी स्टोर है। जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको दबा दें आप या फिर खींचे रखें, तो दोनों अगर खिंचाव जब तक रहेगा तब तक तो दोनों का पोजीशन क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे मैंने बनाया भी है, देखिए यहाँ पे ये स्प्रिंग आपका प्रारंभिक अवस्था में है, छोटी सी स्प्रिंग है, जैसे है वैसे ही है। हमने इसको खींच के दोनों तरफ फोर्स लगा दिया। एक फोर्स इधर लगा हुआ है F1 और एक फोर्स क्या इधर लगा हुआ है F2। फोर्स लगा दिया तो दोनों एंड क्या है? तब तक यहीं पे रहेंगे जब तक F1 और F2 क्या इसके ऊपर लगे रहेंगे। और जब तक लगे रहेंगे तो स्प्रिंग के अंदर क्या आएगी? एक एनर्जी क्या होगी? स्टोर हो जाएगी उसके अंदर, और उस एनर्जी को आप कहते हो क्यों क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इन नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? एक फोर्स इस प्रकार से काम कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमेशा रह रहा है और नाभिक क्या है? यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है? कुछ दूरी रह रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में एक जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके वजह से आपका इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है? एक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्टोर हो जा रही है। और वही पोटेंशियल एनर्जी क्या है? उसके स्थितिज ऊर्जा का कारण बन रहा है। तो आप किसी रबर बैंड को भी खींचेंगे तो उसमें भी क्या है? एनर्जी स्टोर होगी, जिसकी वजह से आप छोड़ देते हैं। तो जैसे खींच दिया, छोड़ दिया तो हाथ पे जाके चोट लगता है। तो क्यों चोट लगा? क्योंकि आपका रबर बैंड के अंदर क्या हो गया? आपने उसको खींचा, तनाव दिया उसके अंदर, तो एनर्जी स्टोर हुई, है ना। स्प्रिंग को आपने दबाया या फिर खींचा, तो दोनों स्थिति में क्या है? एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो है गति के कारण क्या है? गतिज ऊर्जा है। और उसकी जो स्पेशल पोजीशन है, स्पेशल पोजीशन का मतलब कि निश्चित कक्षा, उसका पोजीशन का मतलब क्या हो गया? कि निश्चित कक्षा जो है उसकी निश्चित कक्षा में रहना ही क्या है? क्यों रह रहा है? क्योंकि उसके पास क्या है? कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। उसकी विशेष स्थिति हो गई ना। निश्चित कक्षा का मतलब क्या हो गया? जो सर्टेन ऑर्बिट उसका है, उसका मतलब क्या हो गया? कि उसकी एक विशेष स्थिति है, और विशेष स्थिति के कारण क्या उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन के पास दोनों प्रकार की ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी और क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा भी होगी, है ना। स्थितिज ऊर्जा भी उसके अंदर आएगी, यानी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी हम लोग को, और आपका पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगा और काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा। तो मोशन की बात करेंगे हम लोग, तो जो आपका जो गति होता है इलेक्ट्रॉन का, वह क्या है? वो गति की दिशा जो होती है वह स्पर्श, उसके कक्षा के स्पर्श रेखा की दिशा में होती है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें निकालना हो उसका काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? आपको अच्छे से पता है ना। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, K=12 mv², ये आपका फार्मूला होता है किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला होता है। यानी कि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो हमें क्या चाहिए? m चाहिए, v चाहिए, v का स्क्वायर कर देंगे और 1/2 कर देंगे तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो उसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे इसी का, जो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, उसी को लेकर के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमारा इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। उसके कारण क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा में है, स्थिर कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? कि जो अपकेंद्री बल होगा,
अपकेंद्री बल क्या होगा, अपकेंद्री बल के बराबर होगा, है ना, अपकेंद्री बल के बराबर होगा, है ना। अपकेंद्री बल बराबर क्या होगा, अपकेंद्री बल हो जाएगा। इसी अपकेंद्री बल को आप बोल रहे हो क्या, ठीक है, कुलामी बल। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कुलामी बल बोल रहे हैं इसको, कुलामी बल, कुलाम्बिक फोर्स, ठीक है। और जो आपका अपकेंद्री बल है वो क्या है, आपका जो है ना, उससे बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, mv² अपान आर, mv² अपान आर। अब कुलाम्बी बल क्या होता है उसको समझ लें हम लोग। जो कुलाम का नियम था, कुलाम का नियम क्या था आपको पता है ना, कुलाम का नियम क्या था, कुलाम का नियम था Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे कोई कांस्टेंट k है, अब k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना। हमने उसी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को क्या लिख दिया, कोई कांस्टेंट k लिख दिया। तो कुलाम का जो बल है वह डिपेंड करेगा किस पे, हमारा आवेश Q1 पे और दूसरा आवेश क्या है Q2 पे, है ना, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर पे। तो ये आपका पहला आवेश को हम लोग मान लेते हैं कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों का आवेश है ना, प्रोटॉनों का आवेश इसको मान लेते हैं, प्रोटॉनों का आवेश इसको मान लेते हैं। जो दूसरा आवेश है उसको मान लेते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया ये, ठीक है। ये आर क्या हम लोग का है, आपका दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कक्षीय त्रिज्या बोल सकते हैं, कक्षीय त्रिज्या बोल सकते हैं। कक्षीय त्रिज्या आर्यन का मान आपको पता है क्या होता है, के अगर रखने कांस्टेंट के रूप में तो n² होल टू अपान 4 पाई स्क्वायर और आपका ई स्क्वायर होता है m इंटू जेड। ये आपका किसका मान होता है, आर्यन का मान होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें समझने के लिए दो बातें इसमें रह गई हैं। प्रोटॉन का आवेश कैसे निकालेंगे, तो प्रोटॉनों का आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो कि परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है ना। और उसमें क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन का आवेश, तो एक प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, ई होता है। तो हम लोग परमाणु क्रमांक को किससे दिखाते हैं, जेड से। इलेक्ट्रॉन का आवेश का परिमाण क्या हो गया, ई, परिमाण, यानी कि उसमें निगेटिव पार्ट नहीं देख रहे हम लोग, आवेश का परिमाण ले रहे हैं। तो जेड इंटू ई क्या हो गया, हम लोग का पहला आवेश हो गया Q1 का मान, किसका मान हो गया, Q1 का। ये क्या हो गया हम लोग का, Q1 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग कर रहे हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग अगर उस फार्मूले की बात करें कि जो कुलाम के नियम के हिसाब से जो कुलामी बल होगा, वो कुलामी बल कितना हो जाएगा, तो कुलामी बल हम लोग का हो जाएगा, कुलामीय बल F बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, मान लो कांस्टेंट के रखता हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, Q1 की जगह पे रखता हूँ जेड और ई, और दूसरा ई हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी को r मान ली है तो r का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं कि F इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, है ना। ये कुलामी बल हो गया। तो हमारे पास अब दोनों बल आ चुके हैं, है ना। एक आपका जो अपकेंद्री बल है, ये अपकेंद्री बल हो गया, अपकेंद्री बल, और आपका क्या है, कुलामी बल भी हो गया। दोनों बल हम लोग को मिल गए। तो प्रश्नानुसार हम लोग जो रूल था, ठीक है ना, उस रूल से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा में तभी गति करेगा जब उसके दोनों बल क्या होंगे, बराबर। जो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों क्या हो, सेम हो। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं कि mv² अपान आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जेड ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर इस आर से इस आर को काट दें तो क्या हो जाएगा, mv² इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपान आर हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है, या फिर इसको 2 बना दीजिए, इसको 1 बना दीजिए, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए हाफ mv² चाहिए। तो mv² हम लोग का आ चुका है, mv² आ चुका है। बस ज़रूरत किसकी हम लोग को है, हाफ की ज़रूरत है। तो दोनों पक्षों में क्या करें, 1/2 से बड़ा कर दें। तो इधर हो जाएगा 1/2 mv², इधर क्या हो जाएगा 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपान आर। ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो अब ये समीकरण 1 से बोल सकते हो, समीकरण 1 से क्या भाई,
आपका वो हाफ एम बी स्क्वायर को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं उसको। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। के का मान मिल गया, गतिज ऊर्जा का मान हम लोग को मिल गया, सिंपल सा। अब हम लोग के पास गतिज ऊर्जा आ चुकी है, हमें क्या चाहिए होगा, स्थितिज ऊर्जा चाहिए होगा, ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या हम लोग करेंगे, स्थितिज ऊर्जा किसके वजह से है, आप यहाँ पे देखिए। स्थितिज ऊर्जा जो है वो जो किया गया कार्य होगा नाभिक के द्वारा, नाभिक ने क्या किया होगा, नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को अपने पास से धक्का दिया होगा और उसको अपने से दूर किया होगा। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में उसको क्या किया गया, कार्य करना पड़ा होगा, कार्य किया होगा उसने। और कार्य इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू यस, आपका है बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो क्या हो गया, एफ इंटू यस हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे यफ कैसा है, ये यफ क्या है, यही गुलामी बल है, आपका गुलामी बल हो गया। और यस क्या है, आपका जो यस है उसे हम लोग कह सकते हैं त्रिज्या, जो उसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि हमारा डब्ल्यू इक्वल टू, बात करें यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू की बात करें, हम लोग कार की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू का मान, एफ का मान रखिए पहले। तो एफ क्या है, अभी निकाला था आपने, के जेड ई स्क्वायर अपान आर, है ना, अपन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर, और त्रिज्या कितनी उसकी आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि वर्क की जो बात हो रही है, तो वर्क क्या है, वर्क क्या है, कैसा होगा। तो आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इस फिगर को। हमारा जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे दूर करता चला जाएगा, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन उतना ही फ्री होता चला जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा वैसे वैसे क्या हो, फ्री होता चला जाएगा। इसका मतलब जो किया गया कार्य है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आपका डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है ना। अपने से दूर कर रहा है ना, अपने से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है उसको, इस वजह से क्या लगा दिया आपने, माइनस लगाया। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इंटू आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका डब्ल्यू इक्वल टू हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर हो गया, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। जो किया गया कार्य है वही क्या है, इलेक्ट्रॉन में जो स्टोर हो जाता है किसके, ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो हम लोग कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर। तो हम लोग के पास अब गतिज ऊर्जा भी हो गई और स्थितिज ऊर्जा भी आ चुकी है हम लोग के पास। यहाँ पे क्या है, गतिज ऊर्जा है, और यहाँ क्या मिल गया हम लोग को, स्थितिज ऊर्जा है। तो कुल ऊर्जा क्या होता है, किसी भी वस्तु का बताया मैंने शुरू में ही आपको, जो कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा E बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान रख दें हम लोग, K का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर। यहाँ पे U का मान रखें तो U कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसका मतलब कि इस वैल्यू की ये क्या है, आधी वैल्यू है, 1/2 लगा हुआ है ना, क्या हो गया, आधा। तो पूरे में से आधा घटाओ तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। लेकिन जो यहाँ पे पूरा है वो क्या है, माइनस है, बड़ा वाला चीज़ क्या है, माइनस है, तो उसी का चिन्ह आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर। तो ये निकल गई क्या, कुल ऊर्जा निकल के आ गई हम लोग की, E इक्वल टू 1/2 के जेड ई स्क्वायर, ठीक है ना। कुल ऊर्जा का मान हो गया हम लोग का, क्या हुआ, E इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपान आर, ठीक है ना। तो कुल ऊर्जा आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ पे सिंपल नेट एनर्जी E इक्वल टू माइनस 1/2 जेड, आप के रख रहे हो यहाँ पर, के रख लो, के जेड ई स्क्वायर अपान आर। इसका मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो हमारी जो कुल ऊर्जा है, ठीक है ना, नाभिक की जो कुल इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वह जो है उसके परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करेगी, क्योंकि के कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। और जो उसका नाभिक है, नाभिक से जो दूरी है इलेक्ट्रॉन की, उस दूरी पे डिपेंड करेगी ऊर्जा उसकी।
जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ाएंगे तो ऊर्जा को कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो ऊर्जा कम नहीं होगी, क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि नेगेटिव में जब वैल्यू कम होती है, ऋण में वैल्यू कम होती है। यहाँ पे देखिए ऋण में वैल्यू कम होने का मतलब क्या हो गया, जैसे -5 है, ये माइनस कम किया -4 हो गया, और कम किया -3 हो गया। तो इसमें बात करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऋण वाला वैल्यू जितना आपका जो है छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू सबसे बड़ी है, ये क्या है, सबसे छोटी है इसमें तीनों में। तो ऋण वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी ही उसकी वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है, उसका मान उसका अधिक होता है। तो हम लोग आर को अगर बढ़ाएंगे तो ई का मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि नाभिक से दूर जाने पे जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, बढ़ती जाती है। अगर हम लोग नाभिक से दूर करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को, पहले कोष से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में लाना चाहते हैं, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तभी क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले कोष से दूसरे कोष में जाएगा वो, है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन की जो है कुल ऊर्जा का मान आ गया। आइए इस इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि एनर्जी किस प्रकार से वेरी करेगी।